तो जी हाँ साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त पीएसपी गोस्वामी आपका देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा साथी आपको पता है कि हमारा प्रैक्टिस फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। तो प्रैक्टिस फेस्टिवल में आज आपके साथ इंडियन इकोनॉमी में मैं इन्फ्लेशन के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला है, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच, यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, तभी आप एमसीक्यू को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो देखिएगा, मेरे साथ साथ आप हेडिंग दिखाइएगा, इन्फ्लेशन। लिखेगा एनी इकोनॉमी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज are rising continuously and purchasing power of money will be decreasing. That situation called is इन्फ्लेशन। तो अब हिंदी मीडियम वाले साथ साथ में लिखना, आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। अगर मैं किसी भी आम व्यक्ति को पूछूं कि मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हो, लेकिन आप इससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को और अन्य नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? पहला नाम है अपना मुद्रा प्रचार, और दूसरा आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो महंगाई। अगर राह चलते किसी भी व्यक्ति को अगर मैं पूछूं महंगाई से आप क्या समझते हैं, तो उनका आंसर क्या होगा? बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होना महंगाई कहलाता है। लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुद्रास्फीति की परिभाषा और ज्यादा क्या हो जाती है? व्यापक हो जाती है। तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से क्या होता है? वस्तुओं के सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाना। अब आपको अंडरलाइन करना, मेरे साथ साथ देखिएगा, जहां से क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो जनरल प्राइस लेवल, और दूसरा आपको लिखना है परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल बी डिक्रीजिंग। अब सबसे पहली बात, परचेजिंग पावर ऑफ मनी से आप क्या समझते हो? यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति का कम हो जाना। तो अब एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप देखिएगा। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कितने रुपए है? 60 रुपए। और वर्तमान में पानी की कीमत की बोतल, वर्तमान में पानी की बोतल की कीमत, वर्तमान में पानी की कीमत की बोतल की कीमत कितनी हो गई? सपोज करो कितनी है? 10 रुपए। अगर मेरे पास 60 रुपए है तो मैं पानी की बोतल 60 रुपए में कितनी खरीद पाऊंगा? 6 बोतल। कितनी खरीद पाऊंगा? 6। अब अगर आगे जाकर इस बोतल की कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी कि इस बोतल की कीमत 10 रुपए से 15 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 रुपए से 15 रुपए। लेकिन मेरे पास में अभी भी कितने पैसे हैं? 60 रुपए। कितने हैं? 60। तो क्या मैं 6 बोतलों को खरीद पाऊंगा? आंसर इज नो। कितनी बोतलों को खरीद पाऊंगा? मैं 4 बोतल को ही खरीद पाऊंगा। इसे ही बोलते हैं मुद्रा की क्रय शक्ति का कम होना। यानी आप बोलचाल की भाषा में पहले ये 60 रुपए
6 बोतल के बराबर थे, लेकिन अब ये 60 रुपए कितनी बोतलों के बराबर है? 4 बोतलों के बराबर। यानी कि मुद्रा की क्षमता क्या होगी? कम हो गई। इसे ही हम बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी का कम हो जाना। अब मेरे साथ साथ आप अगली हेडिंग दीजिएगा, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल। फॉर एन एग्जाम्पल 2020 और 2022, सपोज करो 4 वस्तु है, ए, बी, सी और डी। इस वस्तु की प्राइस है 10। इन वस्तुओं को खरीदने के लिए 2020 में हमें कितने पैसों की जरूरत थी? 50 रुपए। अब 2022 में इनके प्राइस में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। इनकी प्राइस, ए वस्तु की प्राइस बढ़कर हो गई 15 रुपए, बी वस्तु की प्राइस घटकर हो गई 15 रुपए, इसकी भी प्राइस घटकर हो गई 10 रुपए, और इसकी प्राइस बढ़कर हो गई 10 रुपए। फॉर एन एग्जाम्पल देखिएगा एक बार, इसकी प्राइस कितनी हो गई? सी की प्राइस 15 रुपए से बढ़कर सपोज करो हो गई 25 रुपए, और इसकी प्राइस 5 रुपए से बढ़कर हो गई 10 रुपए। तो ये टोटल कितने हो गए? देखिएगा, कितने हो गए? 65 रुपए। यानी इन 4 वस्तुओं को 2020 में खरीदने के लिए हमें 50 रुपए की जरूरत थी, लेकिन 2022 में इन्हीं क्या हुआ? किस वस्तु में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, और किसी वस्तु की कीमत में क्या होगी? कमी हुई। लेकिन सामान्य रूप से बोला जाए तो हमारे जेब पर पड़ने वाला भार कितने रुपए से बढ़ गया? 15 रुपए से। कितने से बढ़ गया? 15 रुपए से। अब देखिएगा मेरे साथ साथ, मुद्रास्फीति में प्रत्येक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है नहीं। मुद्रास्फीति में प्रत्येक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना आवश्यक नहीं है। यानी कि सामान्य रूप से, यानी कुल रूप से आपकी जेब के ऊपर जो भी भार पड़ रहा है वह क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना बड़ा भार? 15 रुपए से। कितने से बड़ा? 15 रुपए से। इसे हम क्या बोलेंगे? जनरल प्राइस लेवल। अब मेरा क्वेश्चन आता है, मार्केट में कभी कभार ऐसी स्थिति घटित हो जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल आप जिस जगह रह रहे हो वहां पर ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से पर्टिकुलर 2 या 3 दिनों के लिए वहां पर वस्तुओं की प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। तो क्या हम उसे मुद्रास्फीति बोलेंगे? तो इसका भी उत्तर है नहीं। यानी कि आपकी जो भी वस्तुओं की कीमतें हैं वो सामान्य रूप से, यानी कॉन्टिन्यूअसली, यानी क्रमिक रूप से क्या होनी चाहिए? बढ़ती जानी चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें क्या बताया मैंने आपको? मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतों में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, और मुद्रा की क्रय शक्ति में क्या होगी? कमी होगी। तो देखिएगा पहला ऑप्शन, पैसे की कीमत घटती है। ऑप्शन बी, पैसे की कीमत बढ़ती है। ऑप्शन सी, पैसे की कीमत पहले बढ़ती है फिर घटती है। और ऑप्शन डी, कीमत पहले घटती है और बाद में बढ़ती है। मैंने आपको क्या बताया? इन्फ्लेशन का मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल बी डिक्रीजिंग, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दूसरा है, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी मुद्रास्फीति वस्तुओं की कीमत को कैसे प्रभावित करती है। अब मैंने आपको क्वेश्चन इतने डिटेल में बता दिया है कि बेसिक से अगर कोई भी इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब मुझे बताओ, मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमतें कैसे प्रभावित होती है? वस्तुओं की कीमतें घटती है या बढ़ती है? सर आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया है कि क्रमिक रूप से, यानी कॉन्टिन्यूअसली वस्तुओं की कीमतें क्या होती है? बढ़ती है। तो देखो ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, क्या वस्तुओं की कीमतें घटती है? सर नहीं, बढ़ती है। ऑप्शन बी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, नो इफेक्ट। ऑप्शन डी,
फर्स्ट द प्राइस डिक्रीज लेटर ऑन इंक्रीज। तो मैंने आपको क्या बताया था, मुद्रास्फीति का मतलब वस्तुओं की कीमतें सामान्य रूप से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, when there is a high inflation in the economy, how will it affect the supply of money in the economy? यानी जब मार्केट में हाई इंफ्लेशन हो जाता है तो उस समय मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति कैसी होगी। आप मुझे बताइए, किसी भी वस्तु की प्राइस कब बढ़ेगी। देखिएगा मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से। अब देखना वस्तुओं की कीमतें कब बढ़ेगी। देखना दो ऑप्शन बनेंगे यहाँ पे। जब वस्तु की डिमांड क्या होगी, उसकी सप्लाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। जब वस्तुओं की मांग उनकी आपूर्ति से क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज करो ये मोबाइल है, इसकी मार्केट में वर्तमान में कितनी क्वांटिटी की डिमांड है, सपोज करो 20 क्वांटिटी की डिमांड है, लेकिन वर्तमान में मार्केट में ये मोबाइल सिर्फ और सिर्फ इसकी सप्लाई कितनी है, 10 क्वांटिटी के बराबर। कितनी क्वांटिटी के बराबर, 10 क्वांटिटी। और इस मोबाइल की वर्तमान में कीमत है फॉर एन एग्जांपल 10,000 रुपए। कितनी है, 10,000 रुपए। लेकिन मार्केट में इसकी क्या होगी, मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो भी सप्लायर होगा यानी दुकानदार होगा, वह इस मोबाइल की कीमत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यानी इस 10,000 की कीमत है, लेकिन उसको पता है कि मार्केट में इस मोबाइल की डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो वो इस मोबाइल की कीमत को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कितनी करेगा, 10,000 से ज्यादा। हो सकता है 12,000 करे, और हो सकता है कि वो इसकी कीमत को कितना करे, 15,000 करे। और ऑप्शन नंबर दूसरा देखना कि वास्तव में वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखना आप, देखना मनी सप्लाई। कौन सा है, मनी सप्लाई। हिंदी वाले, मुद्रा की आपूर्ति। देखिएगा, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि जेब में पैसों की गर्मी महंगाई को बढ़ा देती है। क्या बोला मैंने, जेब में पैसों की गर्मी महंगाई को बढ़ा देती है। अब समझना कैसे बढ़ाती है। फॉर एन एग्जांपल, आपकी जेब में कितने हैं, लाख रुपए। कितने हैं, लाख रुपए। आप बैंक में गए और लोन लेकर आ गए। अब आप घर जा रहे हो और आप मार्केट में गए और कि आज मुझे मिठाई लेके जाना है, और जनरली मिठाई की कीमत फॉर एन एग्जांपल 1 किलो की मिठाई कितने के बराबर है, 300 रुपए। अब दुकानदार ने आपने जैसे बोला कि 1 किलो मिठाई पैक कर दो, दुकानदार को लगा कि इसको लग रहा है कि ज्यादा है, गर्मी है, तो वह क्या करेगा, इसकी कीमत बोलेगा आपको कि बोल कितने पैसे हुए। दुकानदार ने बोल दिया कि इसके 400 रुपए। कितने हो गए, 400 रुपए। और आपने दे भी दिए। कितने दे दिए आपने, 400 रुपए दुकानदार को दे भी दिए। तो आपने क्या कर दिया, बाजार में वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया। किस कारण बढ़ी, कि आपके जेब में पैसों की गर्मी थी, इस कारण वस्तुओं की कीमतें मार्केट में बढ़ी। और दूसरा, हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट को समझना, एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज आपकी खून में बच जाना चाहिए। देखना, ब्याज दरों एवं मुद्रा की तरलता में संबंध। ब्याज दरों एवं मुद्रा की तरलता में संबंध। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना आप। यह है आरबीआई, यह है बैंक, और यह है अपनी जनता यानी पब्लिक। अब कॉन्सेप्ट को बड़े आसान तरीके से समझना। मैंने क्या बोला, जब आपके पास एक्सेस पैसा होता है तो आप बैंक में जमा करवा देते हो, और बैंक के पास जब ज्यादा पैसा आता है तो किसके पास में, आरबीआई के पास। जब आपको पैसों की नीड होती है तो आप बैंक के पास चले जाते हो, और जब बैंक को पैसों की नीड होती है तो बैंक किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास। अब देखना, फॉर एन एग्जांपल, बैंक ने आरबीआई से 5% पर क्या लिया, लोन। अब आरबीआई बैंक क्या करेगा, आपको लोन देगा। तो आपको जब बैंक लोन देगा तो क्या ब्याज की दर 5% रखेगा, नहीं सर, बैंक को
कौन सा प्रॉफिट होता है? ब्याज के रूप में ही प्रॉफिट होता है। तो वह क्या करेगा? 5% से अधिक ब्याज की दर रखेगा। तो वो क्या रखेगा? 5% से ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल कितना रख दिया? 10%। अब फॉर एन एग्जाम्पल मेरी जेब में कितना पैसा है? 1 लाख रुपए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी भी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहता। मेरे को तो ये लग रहा है कि 1 लाख रुपए को बैंक में कहीं जमा करवा दूं और मुझे हर महीने ब्याज मिलेगा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं चाहिए। तो आप बैंक में कब पैसा जमा करवाने? अगर बैंक वाला बोल देगा भाई साहब हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन एफडी सिर्फ और सिर्फ 2% है, क्या आप 1 लाख रुपए को बैंक में जमा करवाओगे? नहीं करवाओगे। इसी जगह अगर बैंक आपको बोल दे कि आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 15%, तो आप बैंक में जमा करवाओगे या नहीं करवाओगे? सर जरूर करवाओगे। यानी जब बैंक में ब्याज की दरें क्या होगी? कम होगी, तो आप क्या करोगे? बैंक में पैसा रखना पसंद नहीं करोगे, पैसा अपने पास रखना पसंद करोगे। इकोनॉमिक्स की भाषा में कैश बोलो, नकद बोले, या फिर तरलता बोले, या फिर क्या बोले? लिक्विडिटी। चारों का मतलब क्या होता है? एक ही होता। अब इसी जगह बैंक वाला आपको बोले कि आपको ब्याज की दरें कितनी मिल रही है? इंटरेस्ट ऑन एफडी 15%, तो आप क्या करोगे? अब मुझे हर में कितना मिलेगा? 15% ब्याज मिलेगा। तो क्या करेगा? सीधा का सीधा क्या करेगा? बैंक के अंदर क्या करेगा? जमा करवाएगा। अब क्वेश्चन आता है, जब ब्याज की दरें अधिक होती है, तब तरलता की स्थिति क्या होती है? तरलता क्या होगी? लोगों के पास में क्या होगी? कम होगी। उसी तरह अगर आप बैंक के पास में लोन लेने गए, बैंक के पास में आप क्या लेने गए? लोन लेने गए, और बैंक ने बोला हम तो आपको 5% पे लोन दे देंगे। कितने पे दे देंगे? 5% पर लोन दे देंगे। तो आप क्या चाहोगे? 5% पे लोन मिल रहा है, तो हर कोई बैंक में क्या करेगा? लोन लेने जाएगा। अगर बैंक करेंगे, बोले आपको कि हमारे लोन पर जो ब्याज की दर है वो हमने कितनी कर दी? 20%, तो कोई भी व्यक्ति बैंक में लोन लेने जाएगा? आंसर है नहीं जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट कौन सा आया? ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की तरलता कम हो जाती है। क्या होती है? ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की तरलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कम ब्याज दर पर मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। चाहे आप बैंक में पैसा जमा कराओ या फिर बैंक से आप क्या लो? लोन लो। दोनों ही कंडीशन में यही कॉन्सेप्ट क्या होगा? अप्लाई होगा। अब देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? When there is a high inflation in the economy, how will it affect the supply of money in the economy? आप मुझे बताओ, जब मुद्रा की आपूर्ति होगी, जब लोगों के जेब में क्या होगा? ज्यादा पैसा होगा, तभी क्या होगी? मार्केट में महंगाई होगी। यानी मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति क्या है? ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखना, पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी, पैसे की आपूर्ति घट जाती है। ऑप्शन सी, धन की आपूर्ति बढ़ जाती है। यस सर, यही है। सप्लाई ऑफ मनी विल बी क्या होती है? इंक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। जब मार्केट में क्या होगा? मुद्रा की सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी लोगों के जेब में क्या होगी? मुद्रा की तरलता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मार्केट में मुद्रास्फीति क्या होगी? हाई होगी। यानी मुद्रास्फीति की दर क्या होगी? अधिक होगी। Question, which of the following class will not be negatively affected by the higher inflation? यानी कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति होती है तो कौन सा वर्ग ऐसा होता है जिस पर उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जब मार्केट में महंगाई होती है तो सबसे ज्यादा किस वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? सीधी सी बात है, किस पर पड़ेगा? मिडिल क्लास फैमिली पर। अब ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? पहला है द कंज्यूमर, उपभोक्ता पर तो क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ये। दूसरा बोला उन्होंने कर्जदार वर्ग यानी डेटर क्लास। ऑप्शन सी पेंशन भोगी वर्ग, इस पे भी पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा? बिजनेस क्लास। यानी जो भी बिजनेस क्लास वाले लोग होते हैं उनके पास तो क्या होता है? पहले से ही क्या होती है? उनके पास पैसों की क्या होती है? तरलता ज्यादा ही होती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में महंगाई किस लेवल की है, उन्हें तो जो वस्तुएं चाहिए वो उन्हें चाहिए। लेकिन हम क्या होते हैं? मिडिल क्लास, हमारी इनकम इतनी ही होती है कि हमें मार्केट में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, उसके अनुसार हमें अपने मांग में भी क्या करनी पड़ती है? बढ़ोतरी या
उसमें कमी करनी होती है। इसलिए मुद्रास्फीति का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता? जो बिजनेस क्लास वाले लोग होते हैं, बहुत रिच लोग होते हैं, उनका मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज मेजर बाय, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन ए है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी मार्शल इंडेक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अब देखिएगा ये क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद में आपको देखना कि कौन सा मुद्रास्फीति को भारत में मापते हैं। देखिएगा मुद्रास्फीति को मापने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं मुद्रास्फीति को मापने के? दो तरीके। देखिएगा मेरे साथ साथ में, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक और इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब देखिएगा मेरे साथ साथ एक कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले माल क्या बनेगा? फैक्ट्री में क्या बनेगा? माल। इसके बाद किसके पास में जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में माल किसके पास में आएगा? होलसेलर के पास में। इसके बाद में सर रिटेलर के पास में, और इसके बाद में माल किसके पास में आएगा? कंज्यूमर के पास। अब देखिएगा फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी माल फैक्ट्री में बना, फॉर एन एग्जाम्पल 200 रुपए बना, जब देखिएगा एक मिनट, फैक्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल कितने में बेचा? 200 रुपए। कितने में बेचा? 200 रुपए। इस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना प्रॉफिट इसमें शामिल किया और होलसेलर को माल कितने में बेचा? 300 रुपए में। कितने में बेचा? 300। होलसेलर ने भी अपना प्रॉफिट इसमें शामिल किया और इसको कितने बेचा? रिटेलर को 400 ने। और रिटेलर ने भी फिर अपना प्रॉफिट शामिल किया, अल्टीमेट कंज्यूमर के हाथों में वो कितने में पहुंचा? 500 रुपए में। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिएगा मेरे साथ साथ। होलसेल प्राइस इंडेक्स के रूप में जब भी मुद्रास्फीति का मापन करते हैं तब वस्तुओं की कीमतें, कहां तक की कीमतें ली जाती है? ये वाली होलसेल वाली। कौन सी वाली ली जाती है? होलसेल वाली। हमेशा हम भी तो बोलते हैं घर में कि हमने वो बहुत सारा माल एक साथ में बल्क में ले लिया, तो उसने सामने वाले ने हमें कौन सी प्राइस पर आपको माल दिया? होलसेल प्राइस पर दिया। तो आपको पता है होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस से क्या होगी? कम होगी। तो जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण, जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कहां, किस लेवल पर किया जाता है? होलसेल लेवल पर किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किस स्तर पर किया जाता है? कंज्यूमर के स्तर पर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ध्यान रखना 2014 से पहले मुद्रास्फीति का मापांकन किस आधार पर किया जाता था? WPI के आधार पर। किस आधार पर? WPI के आधार पर। फिर अप्रैल 2014 में उर्जित पटेल की, कौन सी? उर्जित पटेल की कमेटी के सिफारिश के आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति किस आधार पर मापी जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। आई बात समझ में? और होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष पहले था 2004-5, जिसे बदल कर वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 2011-12। अब आप ही मुझे बताइए, क्या भारत में मुद्रास्फीति का मापांकन करना WPI के आधार पर सही था या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर सही था? आप मुझे बताइए। सर वर्तमान में महंगाई का सबसे बड़ा भार किस पर पड़ता है? मिडिल क्लास यानी कंज्यूमर क्लास वाले लोगों पर। तो होलसेल लेवल पर तो महंगाई को एकदम सही तरीके से माप नहीं सकते। अल्टीमेट कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट कितने में पहुंच रहा है, तभी उसका मूल्यांकन सही हो पाएगा। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट लगे हाथों में आपको और समझा देता हूं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखिएगा मेरे साथ साथ।
एक आपने वर्ड सुना था, देखिएगा, एक आपने वर्ड सुना था कस्टमर और एक आपने वर्ड सुना था कंज्यूमर। दोनों का मतलब तो ग्राहक ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, आप मुझे बताइए। तो हमने तो दोनों का मतलब हमेशा ग्राहक ही माना था, आप भी ग्राहक ही मान लीजिए। भाई साहब ऐसा नहीं होता, कोई भी वर्ड आता है ना, उसकी कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंस जरूर होती है। देखिएगा, एक फैक्ट्री वाले के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होलसेलर भी क्या है, कस्टमर है, और होलसेलर के लिए रिटेलर भी क्या है, कस्टमर है। यानी जो अल्टीमेट उस प्रोडक्ट का क्या करता है, कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसे तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। और यहाँ पर क्या ये प्रोडक्ट का सीधा उपभोग कर रहा है, नहीं, यह प्रोडक्ट को खरीद रहा है आगे बेचने के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कस्टमर। यानी कस्टमर का मतलब क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या है, आगे माल को बेचना है। और कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया, वो अल्टीमेट उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, यूज करेगा। तो देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन क्या था, इन्फ्लेशन इज मेजर बाय, मुद्रास्फीति को मापा जाता है, कब मापा जाता है बताइए आप, अभी तो बताया। कौन, दो आधार है, WPI और CPI। और वर्तमान में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। किसके बाद में, अप्रैल 2014 में उर्जित पटेल की सिफारिशों के बाद में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following concept is just opposite to the deflation? अब इन्होंने बोला डिफ्लेशन, क्या बोला, डिफ्लेशन। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया है, इन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है वो समझिएगा मेरे साथ साथ में। अब समझना, यह मैंने लेवल ले लिया। सपोज करो वस्तुओं की कीमत का सामान्य स्तर कितना है, 100। जब वस्तुओं की कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ने लगे, यानी सामान्य कीमत स्तर से क्या होने लगे, बढ़ने लगे, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये स्थिति कहलाती है इन्फ्लेशन। क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। और देखना आप साथियों, अब इसके बाद में जब ये स्थिति यहां से क्या करने लगे, घटने लगे, क्या होने लगे, कम होने लगे, और कम होते होते जब ये सामान्य कीमत स्तर से क्या हो, नीचे घटने लगे, तो ये वाली स्थिति कहलाती है डिफ्लेशन। क्या कहलाती है, डिफ्लेशन। मैंने क्या बोला, जब सामान्य कीमत स्तर से ऊपर बढ़ने लगेगी तब क्या कहलाएगी वह स्थिति, इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। और जब वस्तुओं की कीमतें सामान्य कीमत स्तर से नीचे घटने लगे तो उसे बोलते हैं डिफ्लेशन, यानी कौन सी, मुद्रा अस्फीति। इसके बाद में जब मार्केट में क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है, तो उस समय भारत में RBI के द्वारा ऐसी नीतियों में परिवर्तन किया जाता है जिसके कारण मार्केट में वस्तुओं की प्राइस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो उस समय ये प्राइस लेवल वापस क्या होता है, बढ़ने लगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन। 3 टर्म बताइए अभी तक समझना। जब वस्तुओं की कीमतें सामान्य कीमत स्तर से बढ़ने लगे तो ये स्थिति कहलाएगी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। अब जब घटने के बाद ये सामान्य स्तर से भी नीचे आने लगे तो ये स्थिति कहलाएगी डिफ्लेशन का मतलब मुद्रा अस्फीति। जब मार्केट में वस्तुओं के दाम सामान्य स्तर से कम होने लगते हैं उस समय मार्केट क्या होता है, मार्केट में पूरी की पूरी मंदी आ जाती है। उस समय भारत RBI के द्वारा अपनी नीतियों में क्या करती है, परिवर्तन करती है, जिसके कारण बाजार में वापस वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेशन। उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन। अब समझना, फॉर एन एग्जांपल 2022 किसी भी वस्तु है, सपोज करो राइस ही है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4।
आपको पता तो है ना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर यानी 3 महीने। अब देखिएगा फॉर एन एग्जाम्पल, क्वार्टर 1 में राइस की प्राइस थी 50 रुपए, कितनी थी? 50 रुपए। क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में वो बढ़कर कितनी होगी? 50 से कितनी होगी? 55। फिर ये क्वार्टर 3 में कितने होंगे? 57। और फिर ये बढ़कर कितनी होगी? 58। अब देखिएगा साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे तरीके से। राइस की प्राइस क्वार्टर 1 में कितनी थी? 50 रुपए, और बढ़कर कितनी हुई क्वार्टर 2 में? 55 रुपए, यानी कितने से बढ़ा? 5 रुपए से। अब क्वार्टर 3 में भी क्या हुई? प्राइस तो बढ़ी, लेकिन कितने से बढ़ी? सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? 2 रुपए से बढ़ी। और क्वार्टर 4 में प्राइस बढ़ी, लेकिन कितने से बढ़ी? 1 रुपए से ही प्राइस बढ़ी। यानी बाजार में वस्तुओं के भाव बढ़ते तो है, बाजार में वस्तुओं के भाव बढ़ते तो हैं, लेकिन घटती हुई दर से। किस दर से? घटती हुई दर से। तो ये वाली स्थिति है ना, जब मार्केट में वस्तुओं के दाम क्या घटती हुई दर से बढ़ते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइंफ्लेशन। अभी तक आपको मैंने 4 टर्म बताई। कितनी बताई? 4 टर्म। अब देखिएगा, जब बाजार में वस्तुओं के दाम में क्या होती है? बढ़ोतरी, तो वो क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन। उसी तरह मार्केट में वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं और साथ साथ में बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है। तो उस स्थिति को बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या बोला जाता है? स्टैगफ्लेशन। क्या बोला मैंने? जब मार्केट में वस्तुओं की प्राइस बढ़ने लगी, जब बाजार में वस्तुओं की प्राइस बढ़ने लगी और साथ साथ में बेरोजगारी की दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ने लगी, तो जब ये बेरोजगारी की दर भी बढ़ी और सपोज करो मुद्रा कौन सी? बेरोजगारी की दर भी बढ़ने लगी, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? स्टैगफ्लेशन। क्या कहलाएगी? स्टैगफ्लेशन। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। अब देखिएगा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज जस्ट ऑपोजिट टू डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन की जस्ट ऑपोजिट में कौन सी स्थिति है? बताइए आप मुझे। मैंने ये बताया था आपको। क्या बताया था? जब कीमतें बढ़ रही हो तो इन्फ्लेशन, और घटते घटते बस जब वापस सामान्य कीमत स्तर से नीचे आ जाए तो डिफ्लेशन, और वापस कीमतें बढ़ने लगे तो रिफ्लेशन कहलाती है। और जब कीमतें बढ़ रही हो और साथ साथ में बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही हो, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन। अब देखना क्या बोला उन्होंने? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होती है? कीमतें घटती है, और इन्फ्लेशन में क्या होती है? कीमतें बढ़ती है। तो इन्होंने क्या बोला? डिफ्लेशन का उल्टा क्या होगा? तो डिफ्लेशन का उल्टा क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। तो आंसर कौन सा लगेगा यहां पर? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाई इन्फ्लेशन लेवल इन द इकोनॉमी लीड टू द इन द सप्लाई ऑफ मनी। जब मार्केट में क्या होती है? हाई इन्फ्लेशन होता है, तब मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है? बताइए मुझे। अभी तो आपको पता चल गया क्या होती है। मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था? मुद्रास्फीति होने के 2 कारण हैं। जब वस्तुओं की मांग उनकी आपूर्ति से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और दूसरा, जब बाजार में वस्तुओं कौन सी? मुद्रा की आपूर्ति है ना, लोगों के पास तरलता वस्तुओं की मांग से भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। लोगों के पास में इतना पैसा आ जाता है कि हर कोई वस्तुओं की क्या करने लगता है? डिमांड करने लगता है। यानी वस्तु की सप्लाई क्या है? कम है, और वस्तु की डिमांड क्या है? ज्यादा है। और दूसरा क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है? लोगों के पास जब पैसा भी ज्यादा होता है, बोला था ना, जेब में पैसों की गर्मी मुद्रास्फीति को बढ़ा देती है, यानी कि महंगाई को बढ़ा देती है। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी, यानी बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फॉलिंग कंटिन्यूअसली दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। यानी जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार गिर रहा हो तो इस घटना को कहते हैं। वापस क्वेश्चन आ गया। यानी जब सामान्य कीमत स्तर से भी वस्तुओं की प्राइस निरंतर घट रही हो, जब निरंतर बढ़ रही हो तब तो इन्फ्लेशन, और जब घट रही हो तो
डिफ्लेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इज सिचुएशन। बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई है तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? क्या बोला था मैंने आपको? जब क्या हो, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के क्या हो, दामों में क्या हो, बढ़ोतरी, तो क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और साथ साथ में बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही हो तो वो स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यानी ऐसा कौन सा वर्ग है मार्केट में, जब मार्केट में महंगाई हो तो वो इसका विरोध नहीं करता? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा वर्ग है जो मार्केट में महंगाई होने पर उसका विरोध नहीं करता? आप मुझे बताइए कौन सा वर्ग है? देखो, वर्तमान में किसान को जितनी भी गेहूं को उगाने में जिसकी कॉस्ट आती है उसके बराबर उसको पहले प्राइस नहीं मिलता। वर्तमान में आप देख लीजिए गेहूं के प्राइस में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में कितना है? एक क्विंटल का सपोज करो फॉर एन एग्जांपल कितना है? 3000 रुपए। कितना है? 3000। जब मार्केट में किसान जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है उस समय मार्केट में किसान क्या चाहता है कि वस्तुओं की प्राइस क्या हो? बढ़े। तो जब मार्केट में वस्तुओं की प्राइस बढ़ेगी यानी अब गेहूं की कीमतें बढ़ोगी तो क्या किसान उसका विरोध करेगा? ऑप्शन नंबर पहला देखना, जो भी सैलरी क्लास यानी वेतन भोगी लोग होते हैं वह क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उनका तो पूरा का पूरा खर्च है किसके ऊपर डिपेंड करता है? सैलरी के ऊपर ही करता है। अगर वस्तुओं के प्राइस बढ़ गए तो अपने को क्या करना है? कंजम्पशन को क्या करता है? कम करना है। तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी श्रमिक है। श्रमिक का सबसे ज्यादा श्रमिक पर क्या होता है? बताइए, सबसे ज्यादा श्रमिकों पर भी क्या होता है? मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। तो वो तो मुद्रास्फीति का विरोध करेंगे ही। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और पेंशन जिसको मिलती है वो भी तो उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी जो भी पेंशन की मिलने वाली राशि है वो क्या है? फिक्स है। हमेशा देखना, किसान है वह मुद्रास्फीति का विरोध नहीं करता। वो चाहता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़े ताकि उसके द्वारा उगाने वाले जो भी प्रोडक्ट है यानी गेहूं है उनकी भी कीमतों में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। अब देखना, जब कीमतों में बढ़ोतरी होगी यानी गेहूं की सेल्स प्राइस बढ़ेगी। क्या होगी? गेहूं की सेल्स प्राइस बढ़ेगी। अब सेल्स प्राइस बढ़ेगी तो उसको जो भी कॉस्ट में गेहूं को उगाने में जो भी कॉस्ट लगी है उनमें क्या होगा? ज्यादा अंतर होगा। तो जो जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा किसान को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिएगा हमेशा किसान वर्ग यानी एग्रीकल्चर फार्मर कभी भी मुद्रास्फीति का विरोध नहीं करता। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सपोज को आया या नहीं आया, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सर आपने इस लेक्चर में बहुत बार बोला कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ी, लेकिन हमें तो पता ही नहीं मुद्रास्फीति की दर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूं मुद्रास्फीति की दर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिखिएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या बोलोगे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखना बड़े अच्छे तरीके एकदम सीधा सा फॉर्मूला है। फॉर एन एग्जांपल 2021 में किसी वस्तु की प्राइस थी 50 रुपए। हमने एग्जांपल लिया था ना 2020 और 2022 वाला। तो फॉर एन एग्जांपल 2021 में हमें किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? 50 रुपए की जरूरत है। और 2022 में उन्हीं वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़कर कितनी हो जाती है? फॉर एन एग्जाम्पल 60 रुपए। अब आपको ज्ञात करनी है मुद्रास्फीति की दर को, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखिएगा सिंपल सा सूत्र है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर क्या हो जाएगा? वर्तमान की कीमतें। वर्तमान की कीमतें कितनी है? 60 रुपए। ये कौन सी हो जाएगी? आपके पहले वाली कीमतें। तो लिखना रेट ऑफ इन्फ्लेशन बराबर प्रेजेंट वैल्यू माइनस ये कौन सी हो जाएगी? आपकी पास्ट वैल्यू, और अपॉन में क्या आ जाएगा? पास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 रुपए, पास्ट की कितनी थी 50 रुपए, पास्ट की 50 इजिकल टू 100। तो देखिएगा कितना आ गया ये 10/50 मल्टीप्लाई बाय 100। आपकी मुद्रास्फीति की दर कितनी आ गई 20%, यानी बाजार में वस्तुओं की कीमतों में कितनी प्रतिशत से वृद्धि हो रही है 20% से। इसे ही हम बोलते हैं मुद्रास्फीति की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? अब देखना आज के तो ठीक है, आज के हमारे कितने क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे। जहां तक मेरे को लग रहा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना किसी भी कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश मत करिए, आप समझने की कोशिश करिए और अच्छे तरीके से उसे विजुलाइज करिए, यानी आम बोलचाल की भाषा में। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिए, अच्छे तरीके से देखिए कि अगर यही कॉन्सेप्ट किसी भी राह चलते व्यक्ति को अगर समझाना हो तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा, उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए। आपको कभी भी कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपकी रगों में बच जाएगा। तो ठीक है साथियों, ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे प्रैक्टिकल फेस्टिवल के अंदर, और कल मिलता है एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।